हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे EHI 05 हिस्ट्री सब्जेक्ट। इस हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम कवर करने वाले हैं इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी। क्या क्या हुआ था 18th और मिड सेंचुरी 19th में, ये सब हम इस EHI 05 के इस सीरीज में कवर करेंगे। ये सीरीज का पार्ट 3rd है और इस पर्टिकुलर पार्ट 3rd में हम पढ़ने वाले हैं द एमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटीज। मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है और उसके बाद जो ये इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स, न्यू स्टेट्स जो भी खड़ी हो रही हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को, आ जाइए। इससे पहले हमने जो पार्ट कवर किए, इसमें हमने पढ़ा कि मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी एक डार्क एज क्यों था, मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ, क्या क्या इंटरनल वीकनेस थी, किस तरीके से वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे पावर के लिए, कैसी स्ट्रगल चल रही थी, बाहर वाले लोगों से क्या खतरा था, और किस तरीके से डिक्लाइन के बाद भी जो मुगल ट्रेडिशंस थे उनकी कंटिन्यूटी बनी रही। मतलब डिक्लाइन तो हो गया लेकिन फिर भी लोग मुगल ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो है सक्सेसर स्टेट्स। ये सक्सेसर स्टेट्स 3 प्रकार से देखेंगे: न्यू स्टेट्स, इंडिपेंडेंट किंगडम एंड वीकनेस ऑफ रीजनल पॉलिटीज। ठीक है, उसके बाद आएगा राइज ऑफ ब्रिटिश। इसमें हम देखेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, प्लासी टू बक्सर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ये सब कुछ हम कवर करेंगे, लेकिन इस चीज को हम कवर करने वाले हैं सक्सेसर स्टेट को पहले। तो स्टार्ट करेंगे सक्सेसर स्टेट्स के साथ हमारी इस वीडियो। Along with the decline of Mughal Empire, the second major theme of the 18th century was the emergence of regional polities. देखिए, कोई भी एम्पायर जब डिक्लाइन होता है, ठीक है, जब कोई भी एम्पायर या कोई भी जो पावरफुल बंदा है वो गिरने लगेगा, जो छोटे छोटे लोग होते हैं उसके अंडर काम करने वाले, वो अपनी दादागिरी दिखाने लगेंगे या फिर अपना रूल स्थापित करने लगेंगे। तो वही चीज़ हुई, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारी रीजनल पॉलिटीज आगे आ गई कि अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया या बहुत लोग मुगल से अलग हो गए। इस तरह की घटना हमें देखने को मिलती है। Broadly, there were 3 kinds of states which came into prominence. और ब्रॉडली अगर देखा जाए, बड़े स्तर पे अगर देखें तो 3 ही काइंड की स्टेट्स थी जो सामने आई और जिनको प्रोमिनेंस मिला। पहली थी द स्टेट्स विच ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल एम्पायर। पहली स्टेट वो थी जो डिक्लाइन होने के बाद मुगल एम्पायर से अलग हो गई थी। तीसरी थी वो न्यू स्टेट्स जिन्होंने रेबल किया मुगल्स के खिलाफ, ठीक है, और तीसरी थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो नई बन गई थी। तो पहली स्टेट्स वो थी जो पहले मुगल्स के अंदर आती थी लेकिन बाद में डिक्लाइन देखते हुए वो अलग हो गई। थर्ड, उन्होंने रिबेल किया, और जो तीसरी जो थी वो एकदम इंडिपेंडेंट, उन्होंने जैसे जाट्स, ये इन्होंने अपनी एक नई स्टेट स्थापित कर ली थी। सक्सेसर स्टेट्स में इंपॉर्टेंट कौन सी थी? हैदराबाद, बंगाल एंड अवध were the 3 cases where provincial governors under the Mughals set up independent states. पहले क्या होता था कि हैदराबाद, बंगाल और अवध, यहाँ पर मुगल एम्पायर का रूल ही चलता था। यहाँ पर मुगल एम्पायर ने अपने गवर्नर तैनात कर रखे थे और पूरा शासन मुगल एम्पायर के अंदर ही आता था। लेकिन डिक्लाइन देखते रहे और बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल वीकनेस की वजह से ये मेजर जगह थी, स्टेट्स थी जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो ब्रेक अवे फ्रॉम दिल्ली अकर्ड इन स्टेजेस। लेकिन ऐसा नहीं था कि एकदम से बोल दिया हैदराबाद, बंगाल, अवध के गवर्नर्स ने कि हम नहीं हैं अब मुगल एम्पायर का पार्ट, ऐसा नहीं। ये जो ब्रेक अवे हुआ, दिल्ली से टूटने की जो ये क्रिया हुई, इसे होने में स्टेजेस में हुई है, ये एक बार में नहीं, होने में इसे टाइम लगा है। द रिवॉल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉलोड बाय दैट ऑफ द सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड फाइनली रीजन्स।
देखिए बहुत तरह के रिवॉल्ट्स हुए, लोग बाग परेशान हो चुके थे, जमींदारी रिवॉल्ट्स हो गए थे इन द प्रोविंस अगेंस्ट इंपीरियल डिमांड्स ट्रिगर्ड ऑफ द ब्रेक अवे। देखो जमींदारी रिवॉल्ट्स हो गए, लोग बाग परेशान थे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था और इकोनॉमी भी वीक हो रही थी। इन सब की वजह से क्या हो रहा था कि ये स्टेट्स परेशान हो चुके थे यहाँ के लोग बाग, और जब ज़्यादा ही इस तरह की कंडीशन आए तो लोग बाग सोचते हैं कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हारे बस की नहीं है, अब हम अपना रूल खुद चलाएंगे। Governors did not get support from the center and tried to secure support of the local allies। और जो गवर्नर तैनात थे इन जगहों पे मुगल एम्पायर के, उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था सेंटर से। सेंटर क्या है? दिल्ली, जहाँ पर मुगल एम्पायर बैठते थे, वहाँ से उन्हें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अपनी जगह के लोकल एलाइट यानी लोकल रिच पीपल, नोबल पीपल से मदद लेने की कोशिश की। However, links with the center were maintained and Mughal traditions continued। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मुगल ट्रेडिशन डिक्लाइन ज़रूर हो रहा था, लेकिन जो मुगल ट्रेडिशन की जो लिंक चली आ रही थी वो नहीं जा रही थी। वो अभी भी ऑफिशियली मानते थे कि मुगल एम्परर ही हमारे इंडिया में एम्परर हैं। अपना उन्होंने भले रूल इस्टेब्लिश कर लिया हो, लेकिन फिर भी वो लोग एक इज्जत देते थे मुगल ट्रेडिशंस को। अवध एंड हैदराबाद केम टू द हेल्प ऑफ मुगल व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली। और इसका सबूत भी हमें मिलता है कि जब मुगल्स पे हमला कर दिया था नादिर शाह ने, आपको तो पता होगा नादिर शाह, फिर उसके बाद आया था अहमद शाह अब्दाली। तो जब इन्होंने अटैक किया, इन लोगों ने अटैक कर दिया दिल्ली पे, तो अवध और हैदराबाद जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके थे, ये मुगल्स की साइड से लड़े थे। थ्रू देयर लिंक्स विद factions of Mughal, the provincial chiefs were often strong enough to control the center. Hence, the changes in polity in this period may more appropriately be characterized as transformation, to use Muzaffar Alam's term rather than collapse. A new political order was constructed within the Mughal institutional framework। और अब देखिए कौन मदद करने आ रहा है? जो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। इससे क्या समझ में आ रहा था? पहली चीज के मुगल ट्रेडिशन तो भाई अभी भी चल रहा है, वो लोग इज्जत दे रहे हैं, मैं ना मान्यता तो है मुगल्स की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फेलियर भी दिख रहा है, सेंटर का फेलियर है यहाँ पर। तो ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, इनकी वजह से और ज़्यादा डिक्लाइन आता है। जिन लोगों को नहीं भी पता होता, जिन स्टेट्स को, उनको भी पता पड़ जाता है कि भाई इतना ज़्यादा वीक होता जा रहा है हमारा सेंटर मुगल एम्पायर, तो अब हम क्यों ना आज़ाद हो जाए, हम क्यों नहीं अपनी स्टेट अलग बना दें। The collapse of all India polity did not lead to generalized economic decline। जो ये पूरा कोलैप्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, ठीक है, इसने क्या करा, लीड किया जनरलाइज्ड इकोनॉमिक डिक्लाइन। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रभाव आपकी अर्थव्यवस्था पे भी आएगा, इकोनॉमी भी डूबेगी। द रीजनल पिक्चर वॉज वेरी वेरिड। पंजाब्स इकोनॉमी वॉज डिसरप्टेड बाय फॉरेन इन्वेजन्स बट अवध एक्सपीरियंस इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए अब अलग अलग स्टेट की, अलग अलग जगहों की जो इकोनॉमी थी वो भी अलग अलग हो रही थी। जैसे पंजाब वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में, तो उस तरफ से ही आना होता था। अफगानिस्तान उसी साइड में है, तो उसी साइड से आना होता था। जो भी इन्वेडर्स आते थे, ये लूट पाट करने जो आते थे, नादिर शाह हो चाहे अहमद शाह हो, तो ये लोग ने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था उस साइड की सिटीज़ की। अब पंजाब भी उसका शिकार बन गया, ठीक है, पंजाब नॉर्थ वेस्ट में ही आता है। लेकिन अगर वहीं हम कंपैरिजन करें अवध का, तो अवध में अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। सफदार जंग, नवाब ऑफ अवध, ऑन हिज असेशन पेड ₹3 करोड़ टू नादिर शाह। सफदार जंग, ठीक है, ये कौन थे? नवाब थे अवध के, जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुकी थी। इन्होंने 3 करोड़ रुपीस भी दिए थे नादिर शाह को अपनी गद्दी पर बैठने के बाद। अ स्टेबल पॉलिटी डेवलप्ड इन अवध, और स्थिरता आ चुकी थी कहाँ? अवध में। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी वाइल द स्टेट सेटअप इन पंजाब कोलैप्स्ड। और वहीं हम देखें तो पंजाब का बहुत बुरा हाल था,
वहाँ अराजकता सी फैल गई थी और इकोनॉमी भी बेकार हो चुकी थी, लेकिन अवध बहुत ज़्यादा फल रहा था, फूल रहा था, इकोनॉमी भी अच्छी हो रही थी। तो अब हम बात कर लेते हैं हैदराबाद की। आप सभी को शायद पता हो कि हैदराबाद की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो ये की थी निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में। The death of Nizam ul Mulk in 1748 marked the closing of a glorious first chapter in the history of Hyderabad. देखिए, ये वही निज़ाम उल मुल्क हैं जिन्होंने स्थापना किसकी की है, हैदराबाद की। और जैसे ही इनकी डेथ होती है 1748 में, एक बहुत ही शानदार जो इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला चैप्टर था हैदराबाद का, वो समाप्त होता है। It had started with the foundation of state in 1724 by निज़ाम उल मुल्क। और ये जो अच्छी सी जो ये इतिहास है, शुरुआत होती है हैदराबाद की, इसकी स्थापना से, जो कि निज़ाम उल मुल्क ने की थी 1724 में, जो कि एक प्रोमिनेंट नोबल थे एट द टाइम ऑफ सैयद कंट्रोल द कोर्ट एट दिल्ली। आपने सुना होगा सैयद ब्रदर्स के बारे में, सैयद बंधु के बारे में, जिनको किंग मेकर भी कहा जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोबल थे जो अपनी कॉन्स्पायरी के थ्रू जिसको चाहते थे उसको राजा बना देते थे। ही असिस्टेड मोहम्मद शाह। निज़ाम उल मुल्क ने मोहम्मद शाह, जो कि एक मुगल रूलर थे, इनको भी असिस्ट किया है इन डिपोजिंग द सैयद एंड इन रिटर्न वॉज गिविंग द ऑफिस ऑफ सूबेदार ऑफ डेक्कन। और बाद में निज़ाम उल मुल्क को सूबेदार बनाया गया था, कहाँ का, डेक्कन का। ही ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रीमलाइन द रेवेन्यू सिस्टम। उन्होंने क्या रीऑर्गेनाइज किया, दोबारा से जो एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम खराब हो चुका था डिक्लाइन आने से मुगल एम्पायर में, उसको सही करने की पूरी कोशिश की निज़ाम उल मुल्क ने। आफ्टर अ ब्रीफ टेन्योर एज वजीर एट दिल्ली फ्रॉम 1722 to 1724, he returned to Deccan to set up a state which was independent in practice, though he continued to declare allegiance to the Mughal emperor. उन्होंने एज अ वज़ीर दिल्ली की कोर्ट में काम किया था 2 साल, 1724 से लेके 1722 से लेके 1724 तक। और उसके बाद वो डेक्कन में आ गए एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना करने के लिए। लेकिन अलग राज्य बनाने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा एलिगेंस दिखाया मुगल एम्परर के को लेके, और हमेशा उनके ट्रेडिशंस को फॉलो किया। द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल एलाइट गिव स्टेबिलिटी टू दिस इंडिपेंडेंस एज कैरन लियोनार्ड हैज शोन इन हर स्टडी ऑफ हैदराबाद पॉलिटिकल सिस्टम। रिफॉर्म ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम, subduing of zamindar and tolerance towards Hindus were among his wise policies। देखिए, कोई भी रूलर महान तब बनता है या फिर सक्सेसफुल तभी बन पाता है, कुछ बड़ा तभी कर पाता है जब उसमें कुछ क्वालिटीज़ हों या उसकी पॉलिसीज़ में दम हो। अब इन्होंने क्या बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए थे रेवेन्यू सिस्टम में। इन लोगों ने ज़मींदारी सिस्टम को सबड्यूशन किया था, मतलब कम किया था, क्योंकि ज़मींदार क्या करते थे, शोषण करते थे पीजेंट्स का। टॉलरेंस थी इनके अंदर, क्या थी, टॉलरेंस थी हिंदूज को लेके। जैसे अकबर भी सारे धर्मों को मानता था और वो टॉलरेंट था टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। लेकिन जैसे औरंगज़ेब आया तो वो एक काफ़ी कट्टर मुसलमान था। इस वजह से भी हमें डिक्लाइन देखने मिलता है मुगल एम्पायर में औरंगज़ेब के ज़माने से ही। बट हिज डेथ इन 1748 exposed Hyderabad to the machination of the Marathas and later foreign companies। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ होती है 1748 में, 1748 तक तो ये काफ़ी सुरक्षित रहता है हैदराबाद, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मराठास हो या फॉरेन कंपनीज हो, उनका आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। The Marathas invaded the state at will and imposed jot upon the helpless inhabitant। ये मराठास क्या करते थे,
जिस भी जगह पे कब्जा करते थे वहां से टैक्स वसूल करते थे, और उस इनके टैक्स का नाम था चौथ। और एक और टैक्स है इनका, उसको सरदेश मुखी भी कहते हैं, आप उसे भी लिख सकते हैं। इन लोगों ने क्या कर दिया, चौथ लगाना स्टार्ट कर दिया। अपॉन द हेल्पलेस इनहैबिटेट्स, वहाँ के निवासियों पे। कहाँ के निवासी, हैदराबाद के। निज़ाम उल मुल्क सन नासिर जंग एंड ग्रांडसन मुजफ्फर जंग एंटर्ड इनटू ब्लडी वार ऑफ सक्सेशन। निज़ाम उल मुल्क के जो बेटे हैं नासिर जंग और उनका पोता मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में बहुत ही बुरी ब्लडी यानी खून खराबे वाली लड़ाई होती है। किस चीज़ के लिए, सक्सेशन के लिए, कि अब निज़ाम मुल्क तो चले गए, अब हम गद्दी पर हम बैठेंगे, हम संभालेंगे हैदराबाद को। French under Dupleix used this opportunity to play off one group against the other and supported Muzaffar Jung, who gave them handsome monetary and territorial rewards. अब देखियो, आपने ऐसा सुना होगा कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाता है। अब एक तरफ यहाँ कौन लड़ रहा है, नासिर जंग, जो कि कौन है, बेटा है निज़ाम उल मुल्क का, और दूसरी जगह पोता मुजफ्फर जंग। इनकी लड़ाई का फायदा उठा लेता है कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ब्रिटिशर्स ना लिखें, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे आपको ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी अपनाई है, लेकिन यहाँ जो पॉलिसी अपनाई वो थे फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच भी तो थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो थी। तो फ्रेंच के अंडर डुप्लेक्स नाम के गवर्नर थे, ठीक है, डुप्लेक्स ये लिखा है इनका नाम। इन्होंने क्या किया, डिप्लोमेसी से इन दोनों को, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग को एक दूसरे में भिड़ा दिया, मुजफ्फर जंग का साथ दिया, और मुजफ्फर जंग ने बदले में इनको बहुत सारे रिवार्ड्स दिए, पैसा दिए, ज़मीन दी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इन दोनों नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की लड़ाई का फ़ायदा भी उठाया है। किसने, डुप्लेक्स ने, फ्रेंच कमांडर या गवर्नर आप कह सकते हैं। बंगाल के बारे में देखेंगे। Independence in practice and allegiance in name to the power at Delhi marked the rule of Nawabs of Bengal. तो जिस प्रकार हैदराबाद में हुआ, इंडिपेंडेंट स्टेट बनी, लेकिन वो टाइम टू टाइम रिस्पेक्ट देते थे, कल्चर को फॉलो करते थे मुगल्स के, उसी प्रकार बंगाल में भी अलग तो बन गया था स्टेट, लेकिन वो अभी भी क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं एंड ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं मुगल्स की। Murshid Quli Khan became governor of Bengal in 1717 under Mughal aegis, but his link with Delhi was limited to sending tribute. देखिए, मुर्शिद कुली खान जो कि फाउंडर भी हैं बंगाल के, इन्होंने क्या किया, ये गवर्नर बना दिए गए बंगाल के 1717 में, लेकिन जब इनको गवर्नर बनाया गया बंगाल का, तो उसके बाद इनका जो लिंक रह गया दिल्ली से, बस एक ट्रिब्यूट का ही रह गया। बाद में क्या हुआ, सूजाउद्दीन बिकेम नवाब। 1727 में सूजाउद्दीन को नवाब बनाया गया और उन्होंने रूल किया 1739 तक, जब when अलीवर्दी खान assumed charge. In 1756 सिराज-उद-दौला became the नवाब। अब 1756 में कौन बन जाता है, सिराज-उद-दौला नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं ऑन द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर अलीवर्दी खान। जब अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है, तब उनका पोता सिराज-उद-दौला नवाब बन जाता है बंगाल का 1756 में। The Bengal rulers did not discriminate on religious grounds in making public appointments, and Hindus reached high positions in civil service and obtained lucrative जमींदारीज। ये जो बंगाल के रूलर्स थे, ये भी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे धर्म के आधार पे। ये पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे कि सिर्फ मुसलमानों को ही बनाएंगे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबको बनाते थे। और इनके शासन में जो हिंदूज थे उनको भी एक हाई पोजीशन मिलती थी।
सिविल सर्विसेज में, ठीक है, और अच्छी जमींदारी में भी बढ़ोतरी होती थी। The Nawabs were fiercely independent and maintained strict control over the foreign companies trading in their realm. ये जो नवाब थे बंगाल के, ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते थे किनके ऊपर, जो फॉरेन की कंपनीज आ गई थी। अब कौन आ गई थी फॉरेन की कंपनीज? ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी ना, इंग्लिश आ गए थे, फ्रैंक, डच, बहुत सारे आ गए थे। तो जो भी इनकी कंपनीज थी इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखते थे ये लोग। Fortification were rightly not allowed in the French and English factories at Chandir Nagar and Calcutta. जो फोर्टिफिकेशन करते थे ना ये लोग, किले विले बना देते थे, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं था फ्रेंच और इंग्लिश फैक्ट्रीज के लिए चंदेर नगर और कलकत्ता में। Nor did the Nawab concede to their special privileges. The sovereignty of the ruler was upheld even in the face of threat of the British East India Company to use force to obtain its end. वो अपनी क्या चाहते थे? सॉवरेनिटी को बना के रखना चाहते थे। However, the Nawab suffered defeat at the hands of British because of their weak and mere army and their underestimation of the danger posed by the company. बंगाल के जो नवाब थे काफ़ी अच्छा कर रहे थे और इनकी देखरेख में बंगाल काफ़ी फल फूल भी रहा था, लेकिन क्योंकि इनकी आर्मी थोड़ी वीक थी, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, आपस में ही लोगों ने गद्दारी की और इन लोगों ने क्या किया, अंडर एस्टिमेट कर दिया कि ये तो कंपनी है, फॉरेनर लोग हैं, सिर्फ व्यापार के लिए आए हैं, इनसे हमें क्या खतरा हो सकता है। ये जो इनकी सोच थी ना, इसने ले डूबा। अगर ये पहले से ही सोच लेते कि इनके इरादे क्या हैं, इनके इरादों को भांप लेते फॉरेनर्स के, तो शायद आज हमें ये नहीं देखना पड़ता। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, जिसने एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ले लिया था बंगाल की हिस्ट्री और मैं कहूँगी हमारे भारत की हिस्ट्री में, ऐसा नहीं होता। और ये लड़ाई अगर सूरजउद्दौला जीत जाते तो आज शायद हम ये नहीं बोल पाते कि अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था। फ्यूचर कुछ मतलब हमारा पास्ट कुछ और होता, बट वेल हुआ ऐसा ही कि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, जिसमें हम हार गए। और क्यों हारे थे? हारने का ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे या उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, लेकिन बात क्या थी कि जब अपने ही लोग गद्दार हैं तो हम दूसरों से क्या बोले। अपने ही कुछ नवाब्स के जो हमारे नोबल्स थे, मीर जाफ़र वगैरह, इन लोगों ने गद्दारी कर दी और फाइनली हम हार गए बैटल ऑफ प्लासी। और इसी के साथ साथ एक न्यू फेज आ गया ब्रिटिश रिलेशन में विद इंडिया। अब देख लेते हैं अवध के बारे में। सादत खान जो कि फाउंडर हैं अवध के, इनको प्यार से बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं, gradually secured the independence of Awadh after is appointed as governor in 1722। तो जैसे ही इनको 1722 में गवर्नर बनाया गया, इन्होंने क्या कर दिया कि अवध को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। द मेन प्रॉब्लम इन अवध वॉज पोस्ड बाय द जमींदार्स who not only refused to pay land revenue but behaved like autonomous chiefs with their forts and armies। जो मेन प्रॉब्लम थी अवध में वो ये थी कि जो वहाँ के ज़मींदार थे वो रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे और ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि वो स्वतंत्र हों, अपनी आर्मी और किले के अपनी आर्मी उन्होंने अपनी सेपरेट कर रखी थी, उनके किले बने हुए थे, तो वो अपने आप को ऑटोनोमस घोषित कर चुके थे, स्वतंत्र के मतलब उनके ऊपर कोई भी नहीं है। Sadat Khan subdued them and introduced a new land settlement which provided protection to the peasants from जमींदार। लेकिन सादत खान ने क्या किया कि उनकी सारी इन कोशिशों को स्वतंत्र करने वाली को वही रोक लगा दी उस पर और नए लैंड सेटलमेंट लेके आया, जिससे वो किसानों को, पीजेंट्स को, गरीब को बचा सके शोषण होने से जमींदार का, क्योंकि ये जमींदार पैसे वाले हुए कैसे हैं, खून चूस के गरीब किसान का। तो उसने इन सब चीज़ों को रोका। किसने? सादत खान ने उर्फ बुरहान उल मुल्क ने। जागीरदारी सिस्टम वॉज रिफॉर्म्ड एंड जागीरदारीज granted to the local gentry who were also given position in the administration and army। उसने दोबारा से जागीरदारी सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आए
उसको रिफॉर्म किया। समय के साथ चीज़ों को बदलना ज़रूरी है, ये चीज़ वो जानते थे, उन्होंने वैसा ही किया। A regional ruling group emerged consisting of Sheikhazadas, Afghans and sections of the Hindus। और बाद में क्या हुआ, बहुत सारे रीजनल ग्रुप भी उभर के आए, जैसे शेखाजाद्स और अफगान्स और बहुत सारे सेक्शंस हिंदूज के। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम द न्यू स्टेट्स के बारे में, जो नई नई स्टेट्स बन गई थी। इस वीडियो में जो हमने हैदराबाद, बंगाल और अवध के बारे में पढ़ा, ये वो स्टेट थी जहां पर पहले गवर्नर मुगल्स के अंदर होता था, लेकिन बाद में ये गवर्नरों ने अपना इंडिपेंडेंट राज्य बना दिए। लेकिन यहाँ हम न्यू स्टेट में बिल्कुल ही नए स्टेट्स पढ़ेंगे जो बाद में पहले नहीं थे, बाद में जाके उभरे हैं, मराठा, सिख और जाट्स। सो बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।